वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री के हवाले से। आइए सवालात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। सर, आप बताइएगा कि पोल्ट्री के एक्सपोर्ट की वजह से मुर्गी का गोश्त के आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है, और इसके साथ साथ हम मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल कहाँ पे देख रहे हैं? जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि उसकी दोनों चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। सही। एक तो ये कि आपने कहा कि कीमतें बढ़ रही हैं। सही। तो कीमतें तो नहीं बढ़ रही। सही। कीमतों का तो इस वक्त चैलेंज ही यही है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कीमतें पोल्ट्री की बहुत कम है, जिसकी वजह से फार्मर को लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि उसको उसकी प्रोडक्ट का मुनासिब रेट नहीं मिल रहा। आप जानती है कि इनपुट्स की कीमतें किस तरीके से बढ़ रही हैं और दूसरी चीज़ें किस तरीके से बढ़ गई हैं। अभी आप बाजार जाएं तो आप सब्जी लेने के लिए चले जाएं, करेले ले लें, भिंडी ले लें, तो पता चलेगा जी को 150 से लेकर 200 रुपए किलो तक बिक रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस माहौल में जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई होगी, वहां पर आपको चिकन का प्राइम क्वालिटी गोश्त जो है वो इस प्राइस के ऊपर मिल रहा है, जिसके ऊपर आपको टिंडे और भिंडी मिल रही है। तो इसलिए वो परसेप्शन तो दुरुस्त नहीं है कि कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा हो गई और लोगों की रेंज से ज्यादा दूर जा रही हैं। दूसरी आपने बात की एक्सपोर्ट के हवाले से, तो एक्सपोर्ट का मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान से पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रही हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। सो जितनी टोटल प्रोडक्शन है उसका शायद 0.5%, 0.1% भी जो है ना वो इस वक्त एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए इसको मतलब किसी चीज़ के साथ रिलेट करना कि एक्सपोर्ट की वजह से है, ऐसा दुरुस्त परसेप्शन नहीं है, क्योंकि ना तो एक्सपोर्ट हो रही है और ना ही प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। सही। तो इसको मैं आपके सवाल के तवस्सुत से लोगों को भी ये सिचुएशन क्लियर करना चाहूँगा कि ये एक मिस कॉन्सेप्ट और परसेप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं। अगर हम मुस्तकबिल में देखें एक्सपोर्ट को, तो उसका क्या पोटेंशियल है फिर? हाँ, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पोल्ट्री भी ऐसे देख रही है, लोगों को भी, हुकूमत को भी इसी तरीके से देखना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे यहाँ एक नॉलेज, नो हाउ और एक सिस्टम मौजूद है पोल्ट्री मीट को प्रोड्यूस करने का, जो कि और रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो सबसे अहम चीज़ है वो फीड है। और फीड में मतलब मैंने आपको जैसे बताया 50 to 60% ग्रेन्स है, और पाकिस्तान जो है वो एक ज़राई मुल्क है जिसमें ग्रेन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर सकता है एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, और उसके बाद इसकी लोकेशन इस तरीके की है कि इट इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड एंड लोकेटेड गल्फ के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, और आने वाले दिनों में इवन इंडिया और चाइना के साथ। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी मार्केट्स फ्यूचर में डेवलप हो रही हैं। तो इसमें पाकिस्तान में आप चिकन को, चिकन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने का बड़ा पोटेंशियल है। दूसरा एक जो सबसे अहम चीज़ है कि दुनिया में हलाल फूड की जो मार्केट है वो बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। आप हैरान होंगी कि तकरीबन हलाल प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके बैंकिंग भी सेक्टर है, दूसरी सेक्टर्स भी, फूड और बेवरेजेस भी हैं, उसका $3 ट्रिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर है। उसमें आपका फूड और बेवरेज का सेक्टर जो है वो कुछ $600 बिलियन के करीब उसका टर्नओवर है। तो उसके अंदर पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। पाकिस्तान का अगर देखें तो अगर दुनिया के अंदर 1.8 बिलियन मुसलमान हैं, तो 180 मिलियन मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में, वी आर अबाउट 10% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। लेकिन जिस वक्त हलाल फूड में कंट्रीब्यूशन आती है तुम्हारी ना होने के बराबर। मतलब चांसेस हैं कि पाकिस्तान को भी स्कोप मिल सकता है उसमें, अगर ये पार्टिसिपेशन करें। जी बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह 99.9%, 99.5% मुसलमान यहाँ पर बसते हैं, मोर देन 99%। तो उसमें अपने लोगों के लिए, अपने लिए हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो हलाल होता है। तो इसलिए हमारे तो जिस वक्त बाहर के लोगों को तो वो हलाल लिखना पड़ता है और यकीन दिलाना पड़ता है कि ये हलाल है, टैग करना पड़ता है। तो पाकिस्तान के अंदर तो जो चीज़ प्रोड्यूस होगी वो इन इटसेल्फ एक टैग होगा कि मेड इन पाकिस्तान, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स बट हलाल। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इसका फायदा उठाना चाहिए, यकीनन उठाना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को भी इस चीज को ज़हन में रखना चाहिए। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने कोई रोल प्ले नहीं किया? अभी तक तो कोई खास रोल नहीं प्ले किया, लेकिन ये कि जिस वक्त
ये वक्त आएगा आने वाले दिनों में, तो फिर मतलब गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि मतलब है कि यहाँ हलाल सर्टिफिकेशन जो है ऐसी होनी चाहिए जिसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जा सके। जबरदस्त। और दूसरा मुझे सर बताइएगा कि क्या पोल्ट्री सेक्टर की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कोई सपोर्ट मिल रही है? जी बहुत बड़ी, जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होती हैं। सबसे बड़ा ग्रेन इस्तेमाल होता है और 50 to 60% ऑफ द फीड जो है टोटल, अगर हम 6 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं तो 2 से 2.5 मिलियन टन के करीब सिर्फ हम मकई इस्तेमाल करते हैं। टोटल अगर 3.5 मिलियन टन के करीब पाकिस्तान में मकई प्रोड्यूस होती है, तो उसमें 2-2.5 मिलियन टन सिर्फ जो है वो पोल्ट्री इस्तेमाल हो रही है। और इसी तरीके से ये एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है कि उनकी जो बाय प्रोडक्ट और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी पोल्ट्री जो इस्तेमाल कर लेती है। जैसे आपकी फ्लावर मिल है, वहां पर इसके अंदर वो ब्रांड प्रोड्यूस होता है जो छान बूरा है, वो पोल्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। आपकी सॉल्वेंट इंडस्ट्री के अंदर वो बीज में से तेल निकाल लेते हैं, बाकी जो मील बचता है वो पोल्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। राइस की इंडस्ट्री में आप छिलका उतरता है वो बर्ड के बेडिंग के लिए यूज हो जाता है। फिर जब आप पॉलिशिंग करते हैं राइस की तो उसके ऊपर से जो थोड़ा सा पाउडर उतरता है वो राइस पॉलिशिंग के तौर पर पोल्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। मतलब तो बहुत सारी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो पोल्ट्री की एग्रीकल्चर की पोल्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, जो कि फिर पोल्ट्री की मेन प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ठीक सर, आप माशाल्लाह से मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बिग बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपनी कंपनीज के हवाले से बताइए कि बिग बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की क्या एक्टिविटीज हैं? जी प्राइमरीली तो हमारा पोल्ट्री सेक्टर के अंदर ही हमारी प्रेजेंस है और उसमें हमारी मुख्तलिफ कंपनीज हैं। एक कंपनी जो है वो ग्रैंड पेरेंट को डील करती है और उसका जॉब ये है कि वो पेरेंट स्टॉक प्रोड्यूस करके ब्रीडिंग फार्मर्स जो है उन तक पहुंचाती है। सही। और फिर ब्रीडिंग कंपनी है जो कि डे ओल्ड ब्रॉयलर चिक्स प्रोड्यूस करती है और उसका डे ओल्ड चिक जो है वो हम ब्रॉयलर फार्मर और इवन हैचिंग एग्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। और फिर तीसरी जो फीड मिल है वो इन सारे प्रोजेक्ट्स को फीड करती है, फीड प्रोवाइड करती है और इसी तरीके से दूसरे फार्मर जो ब्रॉयलर फार्मर हैं, लेयर फार्मर हैं, उन तक भी वो फीड जो है वो पहुंचाती है। तो इसमें साथ थोड़ी सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारा कुछ वो एक कंपनी जो उसको डील करती है। सही सर, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या पोल्ट्री फार्मर्स के लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो कि क्या उन्हें इसमें जो नए आने वाले हैं उनकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किस तरह से वो इस सेक्टर को ज्वाइन करें? जी पोल्ट्री फार्मर जो एग्जिस्टिंग हैं और नए आने वाले भी हैं उनके लिए सबसे अहम जो पैगाम है वो यही है कि जो काम भी करें वो बहुत अच्छे तरीके से करें। पोल्ट्री के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है अगर काम को बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। तो इसमें डिजीज़ प्रिवेंशन और अच्छी मैनेजमेंट जो है वो आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को कंट्रोल करती है और काम करती है। और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बेहतर होते हैं। और नए आने वाले लोगों के लिए भी यही पैगाम है कि इन्वेस्टमेंट होती है, अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ जब आप आते हैं तो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरह से प्लान करें ताकि उससे अच्छे रिजल्ट आप ले सकें। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपने बहुत मुफीद गुफ्तगू हमारे साथ की। जी नाज़रीन, आप इस वक्त मुलाहिजा कीजिए पोल्ट्री के हवाले से एक मुफीद मालूमात पर मबनी रिपोर्ट। सनत मुर्गबानी दौरे हाजिर में एक इंतहाई पुरकशिश और मुनाफे बख्श सनत के तौर पर उभरी है और उसकी रोज़ अफजूं तरक्की के पेश नज़र इस सनत में सरमायाकारी करने में फ़ायदा है, क्योंकि दरकार सरमाया और उस पर वापसी की शरह नहायत मौजू है। मुल्क में लाहमियात की ग़िज़ाई कमी को पूरा करने की जिस कदर सलाहियतें ब्रायलर फार्मिंग में हैं, किसी और शोबे में नहीं। इसीलिए ब्रायलर फार्मिंग ने तेज़ी से तरक्की की है, जिससे न सिर्फ गोश्त की कमी को पूरा करने में मदद मिली बल्कि फ़ीकस गोश्त की फराहमी में इजाफा मुमकिन हुआ है। मुल्क में इस वक्त ब्रायलर गोश्त सस्ती तरीन प्रोटीन है। ब्रायलर तैयार करने में तमाम जानवरों की निस्बत कम वक्त दरकार है।
सफ़ेद गोश्त की खपत आवाम में सेहत का मयार जांचने की सलाहियत ज्यादा होने की वजह से बढ़ रही है। ब्रायलर का गोश्त बड़े जानवरों के गोश्त के मुकाबले में इंसानी जिस्म में बहुत आसानी से हजम होकर जुज़्व बदन बनने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इस गोश्त में बहुत कम कोलेस्ट्रॉल होता है। मुआशी नुक्ता निगाह से 5000 परिंदों का फार्म सूदमंद है, जो कि रोजमर्रा के अखराजात और मुस्तकिल खर्चे का अहाता करता है। ब्रायलर का एक फ्लॉक बासानी 6 हफ्ते यानी 42 दिन में तैयार हो जाता है, जबकि मजीद 2 हफ्ते फार्म की सफाई और दोबारा नए चूजे डालने के लिए दरकार होते हैं। इस तरह एक फ्लॉक के लिए 2 माह का अरसा दरकार है, लिहाजा एक साल में 6 फ्लॉक बासानी तैयार किए जा सकते हैं। 7500 परिंदों पर मबनी फार्म बनाने के लिए मुर्गी खाना की इमारत की तामीर और मशीनरी की खरीद के लिए 29,78,500 रुपए सरमाए की जरूरत है। अलावा इज़ीन 2 माह के जारी अखराजात के लिए 8,29,134 रुपए मजीद दरकार होंगे। मुर्गी खाना खोलने के लिए मुल्क के बड़े शहरों के इर्द गिर्द के इलाके मौजू मुकामात हुआ करते हैं। फार्म ऐसी जगह वाक़ होना चाहिए जहां से परिंदों और उनकी खुराक का लाना और ले जाना आसान हो। ब्रायलर फार्मिंग के लिए शेड खुद भी तामीर किए जा सकते हैं या फिर शेड किराए पर भी हासिल किए जा सकते हैं। शेड में बिजली, पीने का साफ मीठा पानी और पानी के निकास की सहूलतें मौजूद होनी चाहिए। पाकिस्तान में जहाँ गर्मियों का मौसम लंबा और निस्बतन शदीद होता है, वहाँ शेड को शरकन गरबन लंबा रखना चाहिए ताकि दिन भर सूरज की तपिश और हिद्दत शेड के अंदर न जा सके। ब्रायलर हाउस में ताज़ा हवा की आमदोरफ्त चूजों की अच्छी बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है। शेड की चौड़ाई 30 से 35 फीट और लंबाई 100 से 150 फीट होनी चाहिए। खिड़कियां फर्श से 1 फीट ऊंची होनी चाहिए। 2 शेडों के दरमियान कम से कम फासला 50 फीट होना चाहिए। छत की ऊंचाई 12 से 14 फीट होनी चाहिए। शेड का फर्श सीमेंट से पक्का बनाया जाए ताकि सफाई आसानी से हो सके। फार्म पर शेड में फर्श के ऊपर बिछाली की तह जो कि 3 इंच मोटी हो बिछाई जाती है। इसके लिए आमतौर पर चावलों का छिलका या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल किया जाता है। बिछाली का खुश्क होना बहुत जरूरी है। हर फ्लॉक में नई बिछाली इस्तेमाल करनी चाहिए। चूजे किसी ऐसी कंपनी से लेने चाहिए जिसकी साख अच्छी हो, उनका वजन और साइज एक हो और देखने में चुस्त दिखाई दें। याद रहे, अच्छे चूजों से ही कामयाब मुर्गबानी हो सकती है। प्रोग्राम किसान टाइम। जी नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि हमारे आज के प्रोग्राम से आपने बहुत मुफीद मालूमात हासिल की होंगी। आज हमने बात की थी पोल्ट्री के हवाले से, फीड के हवाले से, और जो लोगों के जहनों में शक व शुबहात थे कि फीड में पता नहीं क्या इस्तेमाल हो रहा है, यकीनन आपको उनके जवाबात मिल गए होंगे। और हमारी कोशिश है कि हम अपने अगले प्रोग्राम में भी आपको बेहतरीन ज़रिए मालूमात से मुफीद कर सकें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा खान को इजाज़त दीजिए और फीडबैक के लिए हमारा पता नोट कर लें। इंचार्ज प्रोग्राम किसान टाइम, 12 लॉरेंस रोड, खबरें टावर, लाहौर। टेलीफोन नंबर 04236314440। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।